नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज जो हम स्टोरीज कवर अप करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरीज है। सबसे पहले हम बात करेंगे एसडीजी अर्बन इंडेक्स के बारे में। नीति आयोग द्वारा इसे रिलीज किया जाता है। क्या इसमें इंडेक्स में निकल के सामने आया है वो हम डिस्कस करेंगे। देन बहुत ही बड़ा हॉट इशू बन चुका है क्रिप्टो बिल। जब से सरकार ने अनाउंस किया है कि नाउ दे आर गोइंग टू now they are going to bring a new bill in the winter session of the parliament, then after that बहुत बड़ा मतलब डिस्कशन चालू हो चुका है सब जगह। काफ़ी लोग मतलब जानना चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज हैं क्या क्या नहीं है। मैं आपको बताऊंगा इसमें आराम से। थर्ड, ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021 आई है। इस रिपोर्ट में दो देशों को केस स्टडी के तौर पे लिया गया है। एक है ब्राज़ील और एक है भारत। डेमोक्रेसी की वैल्यू क्या होती जा रही है वो देखेंगे थोड़ी देर में। फोर्थ, भारत गौरव स्कीम क्या है इस स्कीम के अंदर में, और कौन इसके अंदर, कौन सी बॉडी, कौन सा इंस्टीट्यूशन भारत का इसमें शामिल है वो मैं आपको बताऊंगा। फिफ्थ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीलिम फैक्ट्स हैं, ये दोनों ही प्रीलिम फैक्ट्स के तौर पे काउंट किए जाएंगे। पिग्मी हॉग्स, तो पिग्मी हॉग्स जो होते हैं वो रैबिट से भी छोटे होते हैं। एंड द रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मतलब वाइल्डेस्ट पिग इसे बोला जाता है। एंड देन पर्सनैलिटी इन द न्यूज़, रानी गेदिनलियू, राइट। बेसिकली ये जो टाइटल था किसने दिया था वो मैं आपको बताऊंगा, सब बताऊंगा। एंड फाइनली एमसीक्यूज फॉर द प्रैक्टिस। अब इस सेशन में दोस्तों आपको क्या मिलेगा, इस सेशन में आपको ये सारी चीज़ें हम कवर अप करने वाले हैं। 5 एमसीक्यूज हम आप कवर अप करेंगे। हमारा टारगेट है इस हफ्ते का कि हम 20 जो एमसीक्यूज हैं वो हम सॉल्व कर लें। तो बने रहिए मेरे साथ सेशन में, बिल्कुल एकदम आपको अप टू डेट रहेंगे आप अगर आपने ये सेशंस देखते चल रहे हैं पर वीक। अगर आप इसे देखते चल रहे हैं तो जितना हो सके इसे देखिए, दोस्तों को भी दिखाइए, रिवाइज कीजिए अच्छे से। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एसटीजी अर्बन इंडेक्स पे। इसको मिला के हमारे हो जाएंगे टोटल 625 स्टोरीज। तो एसटीजी अर्बन इंडेक्स है क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स। इसे किसने रिलीज किया है? दिस हैज बीन रिलीज्ड बाय द नीति आयोग। इसके कॉपरेशन के तहत, तो इंडो जर्मन कॉपरेशन के तहत इसे लॉन्च किया गया है। इसमें अर्बन इंडेक्स के साथ साथ डैशबोर्ड भी लॉन्च किया गया है। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें 56 अर्बन एरियाज को कवर अप किया गया है जिसमें 77 इंडिकेटर्स हैं और 46 टारगेट लिए गए हैं। ये सब आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ। ठीक। अब इसमें जो होता है अर्बन इंडेक्स में, इसमें स्केलिंग जो होती है वो 0 से 100 की होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक। जो मैं बता रहा हूँ उस पर आप फोकस कीजिएगा। इसमें जो स्केलिंग होती है वो कितनी होती है? 0 to 100 होती है। 4 कैटेगरी इसमें बांटी गई है स्कोर के आधार पे। अगर किसी भी स्टेट का स्कोर 0 से 49 आता है तो हम उसे एस्पिरेंट की कैटेगरी में डालेंगे। 50 से 64 आता है तो परफॉर्मर की कैटेगरी में डालेंगे। 65 से 99 आता है तो फ्रंट रनर की कैटेगरी में डालेंगे। और अगर अचीवर आता है तो वी विल से दैट दिस स्टेट इज द अचीवर स्टेट विद अ स्कोर ऑफ 100। ठीक। इस बार के जो टॉप परफॉर्मेंस थे वो कौन कौन थे? पहले पे शिमला, दूसरे पे कोयम्बटूर, तीसरे पे चंडीगढ़, चौथे पे तिरुवनंतपुरम, पांचवे पे कोची। और जो वर्स्ट परफॉर्मेंस थे वो कौन कौन से थे? धनबाद, मेरठ, ईटानगर, गुवाहाटी और पटना। तो कहीं ना कहीं पटना को जो है थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। बिहार के जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को सही करने की जरूरत है क्योंकि वहाँ अर्बनाइजेशन अभी उतना हुआ नहीं है, रूरल ही है वहाँ पर। एक तो ये कुछ जानकारी थी एसडीजी अर्बन इंडेक्स से रिलेटेड। कौन रिलीज करता है? नीति आयोग से रिलीज करती है। टॉप परफॉर्मेंस, वर्स्ट परफॉर्मेंस का ध्यान रखिएगा, स्कोर क्या रहता है, कितनी कैटेगरीज हैं, ये सब आपको याद रखने की जरूरत है। बाकी ये सब याद रखें, नहीं भी रखेंगे तो कोई फायदा नहीं है। जस्ट दीज आर जस्ट अ नंबर्स, आप कहीं लिख सकते हैं बस, दैट्स इनफ। चलिए दूसरे पे आते हैं, क्रिप्टो बिल, जो कि बहुत ही बड़ा हॉट इशू बना हुआ है। मैं एक कार्टून भी उठा के लेके आया हूँ। बीबीसी के कार्टूनिस्ट हैं ये कीर्तिश भट्ट, जो कि मेरे बहुत फेवरेट हैं। बहुत ज़्यादा मैं इनको ट्विटर वगैरह पे फॉलो करता हूँ और ये कार्टून बड़े ही लाजवाब सरकास्टिक होते हैं। तो इनमें इन्होंने लिखा है क्रिप्टो करेंसी पर कानून बनाने की तैयारी में सरकार। तो ये एक छोटा सा इंसान है, कह रहा है दिखती नहीं है, जेब में भी नहीं होती, तो इस क्रिप्टो करेंसी में नया क्या है? ऑब्वियसली बात है कि जब हम जिस जिस चीज़ को हम, दीज आर द इनटेंजिबल एसेट्स। क्रिप्टो करेंसीज आर द इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल तो है ही नहीं जब, और हम भारतीयों को क्या है कि टेंजिबल चीज़ें ज़्यादा पसंद आती। अब देखिए इसमें क्या था कि बेसिक बात यह है कि कई लोग, जो कई एनालिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि आप इसे क्रिप्टो करेंसी क्यों कह रहे हैं। सरकार बिल लेके तो आ ही रही है, द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। बेसिकली कई एनालिस्ट का कहना है कि वाई वी आर सेइंग दिस एज अ करेंसी। अब इसे करेंसी क्यों कह रहे हैं? इसे करेंसी नहीं कहना चाहिए। दिस शुड बी कॉल्ड एज अ क्रिप्टो एसेट, नॉट अ करेंसी। बिकॉज करेंसी तो एक ही होगी ना एक देश में। जैसे हमारी करेंसी है इंडियन
रुपीज INR। तो दूसरी करेंसी कहाँ से आ गई? तो क्रिप्टो करेंसी तो कई लोग जो मतलब इसके पक्ष में है, सरकार के पक्ष में है कि सरकार ये सही कर रही है। अब सरकार करना क्या चाह रही है इस बिल के तहत, वो देख लीजिए। सरकार क्या करना चाह रही है कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं इनको रेगुलेट करना चाह रही है और जितने भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको बैन करना चाह रही है। हो ये रहा था हो ये रहा था कि पहले बिटकॉइन और ETH यानी इथेरियम, ये जो है ये क्रिप्टो करेंसी में काउंट होते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होने लगा कि हर कोई अपना ही नया कॉइन निकाल के लेके आने लगा। डोजे हो गया, ठीक है। तो हर कोई जब अपना अपना नया, वजीर एक्स ने अपना नया कॉइन निकालना शुरू कर दिया, तो इससे क्या होने लगा कि कहीं ना कहीं RBI का माथा ठनका। हमने पहले भी PIB में बात की है कि RBI ने घंटी बजाई थी और सिडनी डायलॉग में खुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मतलब क्रिप्टो करेंसी को गलत हाथ में नहीं जाने देना है, क्योंकि अगर ये गलत हाथ में गया तो इसके मिसयूज भी हैं, फायदे भी हैं, मिसयूज भी है। तो मिसयूज ज्यादा होने के चांसेस हो जाएंगे अगर ये गलत हाथों में चला गया। दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट हैड प्लान दैट इनफ इज इनफ, बहुत हो गया, नाउ वी हैव टू स्टेप इन एंड नाउ वी आर गोइंग टू रेगुलेट सम क्रिप्टो करेंसीज, नॉट एज अ क्रिप्टो करेंसीज, सम क्रिप्टो एसेट्स, एंड ऑस्टेंसिवली वी हैव टू बैन ऑल द प्राइवेट क्रिप्टो एसेट्स ऑल्सो, राइट। तो सभी को बैन नहीं करेंगे, कुछ को रेगुलेट भी करेंगे, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि तकरीबन मेरे हिसाब से, या फिर जो मैं आर्टिकल्स पढ़ के आया हूँ, जो जितना मैंने स्कैन किया है उसके हिसाब से लगभग लगभग 1.5 से 2 करोड़ जो है जनता भारत की, वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रही है। तो उनमें से जो मतलब BTC और ETH में करने जा रहे हैं तो वो तो रेगुलेट कर देगी, लेकिन जो नए नए निकाल रहे हैं ना, ये वजीर एक्स वगैरह, ये सब अपने नए नए, तो शायद ये बैन करने की सरकार सोचे। क्यों सरकार का पक्ष में आपको बताऊंगा, उससे पहले थोड़ी सी और इसमें देख लेते हैं। अब इसको लेके पूरा एक ढांचा बनाने की कोशिश की जा रही है। हम भी अपना डिजिटल करेंसी जो है वो लॉन्च करेंगे बाय द RBI, क्योंकि करेंसी को अगर कोई मैनेज करने वाला है देश के अंदर में, तो द लैंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट जिसे कहते हैं, या फिर सेंट्रल बैंक कहते हैं, RBI ही इसको देखेगा। चाइना की अगर मैं बात करूं ग्लोबल लेवल पे, तो चीन ने क्या किया है? चीन ने भी सारे ही क्रिप्टो करेंसीज को उठा के बैन कर दिया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सरकार की अथॉरिटी पे एक सवाल उठा देती है। सरकार के सिस्टम में जरूरी नहीं है ना, जरूरत ही नहीं है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से चलता ही है, हम बात कर चुके हैं इस पे। अब करंट सिनेरियो क्या है? करंट सिनेरियो जब हम आज, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज कैबिनेट की मीटिंग एक होने वाली है, उसमें ही निकल के सामने आएगा कि इसमें होने क्या वाला है। फिलहाल तो अनाउंसमेंट की गई है कि इस तरीके का बिल आया है, द क्रिप्टो करेंसी एंड द रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। और RBI भी ने भी इस पे कंसर्न्स उठाए हुए हैं। उससे पहले RBI ने बैन भी किया था मार्च 2020 में, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और बोला कि सभी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अलाउड है दैट दे कैन गो एंड ट्रेड इन क्रिप्टो करेंसीज, राइट। तो उसके बाद से फिर ये चालू हो गया और काफी मतलब हुजूम उसके बाद आया। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बैन हटाया ना, तो काफी लोग इसमें घुस गए। फिर कोरोना हो गया, लॉकडाउन में थे, सब घर में बैठे हुए थे, तो हो क्या रहा था, हर कोई ये जानकारियां लेने की कोशिश कर रहा था इंटरनेट के जरिए कि भाई इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, स्टॉक मार्केटिंग कैसे करते हैं, क्रिप्टो करेंसीज में कैसे डील करना है। तो कई लोगों ने फिर दिखाई हिम्मत और करना शुरू किया। हालांकि दिस इज अ वेरी स्पेकुलेटिव मार्केट, दिस इज अ वेरी हाईली वोलेटाइल मार्केट क्रिप्टो करेंसीज की अगर मैं बात करूँ तो। अगर मैं आपसे ग्राफ एक सिंपल सा बनवाऊँ ना, तो यहाँ पे आपके आते हैं फिक्स डिपॉजिट, यहाँ पे हैं डेट म्यूचुअल फंड्स, यहाँ पे आपके आते हैं स्टॉक्स, और कहीं यहाँ पर आपके आ गए क्रिप्टो। वोलेटिलिटी के मामले में आपको रिटर्न्स तो ज़्यादा देंगे नहीं, लेकिन हाईली वोलेटाइल होगा, रिस्क फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इसमें रहता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप सरकार का पक्ष सुनते हैं। सरकार क्या कहनी चाह रही है? द हिंदू का ये आर्टिकल है, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा एक्सप्लेनर है, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है सरकार के पक्ष को। 5 पक्ष इस आर्टिकल के तहत इसमें बताए गए हैं। क्या क्या बताया गया है? सरकार कहना चाह रही है कि देखो, इस क्रिप्टो करेंसी से जो एंड कंज्यूमर्स हैं उनको रिस्क होगा, क्योंकि एक ये लत लग जाएगी। जो देखा जा रहा है, सरकार के पास आंकड़े हैं कि काफी लोग क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे हैं, एंड दिस इज अ काइंड ऑफ अ स्पेकुलेटिव एसेट, ये एक तरीके से सट्टा बाजारी है, सरकार का जो ये कहना है। तो सरकार का ये कहना है कि भाई अगर ये सब सट्टा खेलने लग गए तो फिर हम क्या करेंगे, और फिर हम इसे लीगल टेंडर भी घोषित नहीं कर सकते। कहाँ पे लिखेंगे कि मैं धारक को 500 रुपए देने का वचन अदा करता हूँ, साइन बाय RBI गवर्नर। क्रिप्टो करेंसी पे थोड़े ना लिखा जाएगा भैया। तो पहली बात तो ये कह रही है सरकार। दूसरा क्या कह रही है कि इसका जो स्पेकुलेटिव नेचर है, हाईली वोलेटाइल है, इससे क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें खतरे में आ जाती हैं। लोग एकदम से अमीर हो जाते हैं, लोग एकदम से कंगाल हो जाते हैं। तो उसमें हम फिर क्या करेंगे? इक्वलिटी की बात जो आप प्रेम्बल में लेके आ रहे हो, उसको हम कहाँ रिस्टोर कर पाएंगे? थर्ड, फिर ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू चलता है, प्राइवेट कीज वगैरह इसमें होती है। एक बार अगर आपने अपनी प्राइवेट की खो दी तो गया फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, आपने जितने कमाए जितने गवाए सब गया, ठीक। चौथा, कुछ केसेस में प्राइवेट कीज को
ऐसा भी हो सकता है कि मालवेयर के जरिए हैक किया जा सके, राइट। हालांकि इसमें बोला तो जाता है कि ट्रांसपेरेंसी होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, लेकिन ये भी तो पॉसिबल है ना कि हैकर्स इसमें आ जाए और ये टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडर्स इसमें आ जाए, इसका अलग एक कार्टेल बनना शुरू हो जाए। तो सरकार इसके लिए भी है, इसके लिए भी इसे रजिस्ट कर रही है। फिफ्थ, मनी लॉन्ड्रिंग कैन बी इजिली डन थ्रू दिस। मनी लॉन्ड्रिंग इससे बहुत आसानी से की जा सकती है क्योंकि सरकार का इसमें कोई रोल नहीं होता। और पहली बात, रिड्रेसल मैकेनिज्म तो पूरा ही गायब है। तो सरकार इन पहलुओं को लेके ये बिल लेके आ रही है कि दैट इज इनफ एंड नाउ वी आर गोइंग टू इंटरवीन इन द क्रिप्टो करेंसीज मार्केट ऑफ द इंडिया, राइट। तो अपने आप में एक बोल्ड स्टेप है, बहुत ही अच्छा स्टेप है मेरे हिसाब से। और इस स्टेप का मैं सरकार के साथ ही मैं मतलब रखता हूँ कि उन्होंने सही ये सुझाव लिया है, उनको इंटरवीन करना चाहिए क्योंकि कोई रिड्रेसल मैकेनिज्म ही नहीं है इसमें कि आगे अगर किसी इंसान के साथ कुछ गलत होता है तो वो किस अथॉरिटी के पास जाएगा। ठीक, देखेंगे क्या कि इसमें क्या रिसेंट डेवलपमेंट होती है। आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा कि क्यों क्रिप्टो करेंसी इसे नहीं कहा जाना चाहिए, दिस शुड बी कॉल्ड एज अ क्रिप्टो एसेट। चलिए अगले हम अपनी स्टोरी पे आते हैं, समय की थोड़ी कमी है। ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021। तो ये नया रिपोर्ट आया है। इस रिपोर्ट को रिलीज किसने किया है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस ने इसे मतलब रिलीज किया है। नाम याद रखिएगा आप इसका। अब इसमें बात की गई है कि देखिए 3 तरीके के रिजीम देखे जा रहे हैं। रिजीम का मतलब होता है, मतलब 3 तरीके का वर्ग देखा जा रहा है जिससे मतलब गवर्न किया जाता है। तो एक है आपका डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक, एक है हाइब्रिड और एक है अधिनायकवाद यानी कि ऑथोरिटेरियन। अब जो हाइब्रिड है मतलब थोड़ा सा डेमोक्रेसी थोड़ा सा ऑथोरिटेरियन से हाइब्रिड कहते हैं। अब जो हाइब्रिड है और जो अधिनायकवाद है ये दोनों मतलब गैर लोकतांत्रिक हैं, इन्हें डेमोक्रेटिक में नहीं काउंट किया जाता। अब रिपोर्ट ये कह रहा है कि 2020 के बाद से बहुत सारे देश जो हैं वो अधिनायकवाद के तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक, कितने हैं? तो 20 ऐसे देश हैं जो उस दिशा में बढ़ रहे हैं, 7 ऐसे देश हैं जो लोकतंत्र के दिशा में बढ़ रहे हैं। तो मतलब अधिनायकवाद की दिशा में बढ़ने वाले देश ज़्यादा हैं। अब जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं जिन्हें लोकतंत्र के हिसाब से चुना गया है, ठीक है, वहां पर भी वो सरकारें क्या कर रही हैं कि वो अधिनायकवाद की फिलॉसफी या टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल कर रही हैं। ठीक है, इसमें इन्होंने 2 केस लिए हैं, एक तो ब्राजील का केस लिया है, एक भारत का केस लिया है, जहां पर इन्होंने बताया है कि बहुत ही चिंताजनक तरीके से जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जो उनके सिद्धांत हैं, उनको बैक स्लाइड किया जा रहा है, उनको पीछे लेके जाया जा रहा है। हालांकि फिर भी इन्होंने भारत को मिड लेवल परफॉर्मिंग डेमोक्रेसी के कैटेगरी में रखा है। 2000 से तब तक इसी में ही बना हुआ है, मतलब भारत की इतनी हालत खराब नहीं है एज कंपेयर टू द ब्राजील, ऐसा ये रिपोर्ट कहना चाह रहा है। वहीं पे यूएस में भी और यूरोपियन नेशन के 3 देश, यूरोपियन यूनियन के हंगरी, पोलैंड और स्लोवेनिया, इन तीनों देशों में भी बहुत ज़्यादा मतलब लोकतांत्रिक मूल्यों की जो है हनन देखने को मिल रही है, मतलब अधिनायकवाद ऑथोरिटेरियन की तरफ ये जो है बढ़ रहे हैं। ठीक, अब इसमें इनका ये कहना है कि डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र है, अब ये लोग लोकतंत्र पे तो ला रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र की परिभाषा है क्या? लोकतंत्र को डिफाइन कैसे किया जाता है? तो बेसिकली लोकतंत्र को जो है इन्होंने 5 मूल्यों पे डिफाइन किया है। कौन कौन से? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स, चेक्स ऑन गवर्नमेंट, इम्पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पार्टिसिपेटरी एंगेजमेंट। ये सब चीज़ें जो हैं अगर बढ़िया एफिशिएंट वे में चल रही हैं तो नाउ वी आर गोइंग टू कॉल द नेशन एज अ डेमोक्रेटिक नेशन एंड दिस नेशन इज ऑब्वियसली गोइंग टू मूव अहेड इन द डेमोक्रेटिक वैल्यूज, राइट, इन दैट डायरेक्शन। तो बेसिकली क्या है कि 5 इन्होंने अपने मूल जो है रख रखे हैं रिपोर्ट वालों ने, जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस ने। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, राइट। ये सवाल आ सकता है मेंस की परीक्षाओं में क्योंकि ऐसे ही सवाल बनते हैं और ये ही सवाल आपको दिखाई देंगे, राइट। चलिए आगे बात करते हैं अगली अपनी स्टोरी की तरफ। भारत गौरव स्कीम। भारत गौरव स्कीम में क्या है कि भारतीय रेलवे ने एक नए तरीके का जो है स्कीम अनाउंस किया है, उसमें उन्होंने नाम रखा है भारत गौरव स्कीम। अब इसमें क्या है, देखिए पहले तो मैं आपको रेल की बात बता देता हूँ। रेल अभी तक जो भारतीय रेलवे है वो 2 तरीके के सर्विसेज दे रही थी। एक तो था गुड्स का, जो माल पानी ले जाते हैं ना, कोयला लेके जा रहे हैं, तेल लेके जा रहे हैं, मालगाड़ी लेके जाती है। एक होता है पैसेंजर्स का। पैसेंजर्स में भी 2 कैटेगरी है, एक तो लोकल पैसेंजर्स जो डेली बेसिस पे आ जा रहे हैं, और एक हो गए आपके जो एक्सप्रेस वगैरह में ट्रेवल करते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे कहीं जाना हुआ। अब ये जो पैसेंजर्स है इनकी टाइम टेबल फिक्स होती है, इनका मतलब शेड्यूल फिक्स होता है। अब रेलवे इन 2 सेगमेंट से हटके एक तीसरे सेगमेंट में जाना चाह रही है जिसको उन्होंने नाम दिया है भारत गौरव स्कीम। ये सेगमेंट है
टूरिज्म का सेगमेंट, वो अब थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट ट्रेन जो है वो लॉन्च करना चाह रही है। ये वर्ड आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट ट्रेन। अब इसमें होगा क्या, जैसे मान लीजिए कि कोई गुरु कृपा करके ट्रेन है, तो वो क्या करेगी कि गुरु नानक जी से जितने भी रिलेटेड प्लेसेस हैं वहां पे ले जाके आपको घुमा देगी। इसी तरीके से भगवान राम के नाम पे, जैसे मान लीजिए कोई रामायण थीम ट्रेंड है, तो वो क्या करेंगे, भगवान राम के जितने भी दार्शनिक स्थल है पूरे भारत के अंदर में, वहां पर आपको मतलब एक तरीके से पूरा जो टूर होता है ना कराने का, वो होगा। अब इसमें क्या सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स ही होंगे, प्राइवेट प्लेयर भी होंगे, साथ ही साथ आईआरसीटीसी भी होगी, वो भी इसमें इन्वॉल्व रहेगी। इसके साथ साथ कोई भी, जैसे कोई सोसाइटी हो गई, ट्रस्ट हो गया, या फिर स्टेट गवर्नमेंट, वो भी इन ट्रेन्स के लिए अप्लाई कर सकती है और अपना स्पेशल टूरिज्म सर्किट जो है एक थीम बेस पे, कोई पर्टिकुलर थीम जैसे कि एजुकेशन टूर हो गया, ठीक है, इस तरीके से कोई भी एक थीम बेस पे वो मतलब इन ट्रेन्स को लेके जा सकती है। अब इसमें क्या होगा, इसमें रेल ट्रेवल होगा, होटल अकोमोडेशन होगा, साइट सीइंग होगा, समझ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा जो चेंज इस स्कीम के तहत आने वाला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत गौरव स्कीम कहीं ना कहीं जो टूरिज्म सेक्टर है, क्योंकि 2 साल से मार सह गया, वापस अब थोड़ा थोड़ा जो है उसमें रिकवरी जो है, एक हमिंग जो है टूरिज्म सेक्टर में देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ भारत सरकार ने बोला भी है कि 10.5% की एनुअल ग्रोथ रेट इसमें देखी जाएगी 2028 तक में। अब ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2019 की माने तो भारत को उन्होंने 140 में से 34वां स्थान दिया था, जो कि बहुत ही अच्छी रैंक है, जो बहुत बढ़िया रैंक है। उसको देखते हुए ये स्कीम लाया गया है, भारत गौरव स्कीम बाय इंडियन रेलवेज। आपको ध्यान रखना है, थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट ट्रेन जो है वो चालू करने वाले हैं। फिफ्थ स्टोरी पे आते हैं, दैट इज द पिग्मी हॉक्स। पिग्मी हॉक्स क्या होते हैं, ये वर्ल्ड्स के रेयरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग्स होते हैं। इनकी जो शेप होती है, ये रैबिट से भी छोटे होते हैं, खरगोश से भी छोटे होते हैं। ये कहाँ पे ज़्यादातर देखे जाते हैं, तो बेसिकली जो ग्रासलैंड्स हो गए, हिमालय के सदर्न फुट हिल्स में, वहाँ पे देखे जाते हैं, वेटलैंड्स में देखे जाते हैं। ये एंडेमिक टू इंडिया है, दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू वेरी फ्यू लोकेशंस अराउंड मानस नेशनल पार्क, जो कि आसाम में है। अभी हाल फिलहाल इनकी जो संख्या है वो 250 ही है। द पिग्मी हॉग इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट थ्रेटेंड मैमल्स। करेंटली ये अभी क्रिटिकली एंडेंजर्ड में लिस्टेड है, पहले ये एंडेंजर्ड में थे, अब ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आ चुके हैं। अब इनको शेड्यूल 1 में रखा जा रहा है ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, शेड्यूल 1, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब इसमें एक प्रोग्राम भी है, पिग्मी हॉक कंजर्वेशन प्रोग्राम, PHCP। इसका ये कोलैबोरेशन है किसका, एक तो डुरल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट है यूके की, साथ ही साथ आसाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वाइल्ड पिग स्पेशलिस्ट ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इतने लोगों ने मिलकर इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। मकसद क्या है कि 2025 तक 60 पिग्मी हॉक्स को मानस में जो है वो लेके रखना है। अभी तो करेंटली 250 है, इधर उधर फैले हुए हैं, लेकिन सिर्फ मानस नेशनल पार्क के अंदर में 60 इनकी संख्या होनी चाहिए। क्लियर। चलिए 7वें पे आते हैं, आज का छठा, माफ कीजिएगा, आज की 6th स्टोरी अपनी, इन द फाइनल स्टोरी, रानी गैदनिलियो। रानी गैदनिलियो जो थी, इनके नाम पे एक फ्रीडम फाइटर म्यूजियम जो है बनाया जा रहा है। कहाँ पर, मणिपुर के तामेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ज़िले के अंदर, जो कि इनका बर्थ प्लेस माना जाता है। इनका बर्थ कब हुआ था, 26 नवंबर 1915 खुद में इनका बर्थ देखा गया था। इस म्यूजियम में क्या होंगे कि जो भी ट्राइबल फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड जो भी आर्टिफैक्ट्स हैं उन्हें कंजर्व करके रखा जाएगा। साथ ही साथ दिखाया जाएगा कि किस तरीके से इन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाई इन द वॉर्स लाइक एंग्लो मणिपुरी वॉर, या फिर कुकी रिबेलियन हो गया, नागा राज मूवमेंट्स हो गया। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, इसमें सवाल आ सकता है आने वाले प्रीलिम्स में, तो ये आपको ध्यान रखना है रानी गैदनिलियो पे। अब ये नागा की जो है, एक नागा स्पिरिचुअल लीडर थी नागालैंड की। गैदनिलियो बिलोंग टू द रोंगमे क्लैन ऑफ जेलेंगरोंग ट्राइब इन तामेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्टर्न मणिपुर। 13 साल की उम्र में ये फ्रीडम फाइटर की तरफ से एसोसिएट हो गई थी, और उसके बाद फिर रिलीजियस लीडर बनी। हेपुंग जदोंग, मतलब उनके मतलब वहाँ पे जो भी किसी से इन्फ्लुएंस तो होता ही है ना इंसान, तो ये वो नाम थे हेपू और जदोनांग, जिनसे ये मतलब इन्फ्लुएंस हुई। जदोनांग हु वाज ऑल्सो आर रोंग में स्टार्टेड द हेराका मूवमेंट। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हेराका मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, जदोनांग ने, बेस्ड ऑन द एंसेस्ट्रल नागा रिलीजन। बाद में ये जो रिलीजियस मूवमेंट था, इसने पॉलिटिकल शेप ले ली, और इसको हेल्ड कौन करने लगी, यानी इसको लीड कौन करने लग गई, रानी गैदनिलियो। रानी ने फिर जो है एक सीरियस रिवोल्ट स्टार्ट किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ, एंड वाज इवेंचुअली इम्प्रिजन्ड फॉर द लाइफ। उसके बाद 14 साल के बाद 1947 में इनको रिलीज किया गया।
इनके इस योगदान के लिए भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे माननीय स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इन्हें डॉटर ऑफ हिल्स की उपाधि दी। उन्होंने ही इन्हें रानी का टाइटल दिया, राइट, क्वीन का टाइटल दिया। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम द रानी गैदनीलियो, राइट। चलिए अब मूव करते हैं एमसीक्यूज की तरफ। हम ने सात मतलब पहले हमने 3 एमसीक्यूज कर लिए थे। पिछले सेशन में जो मैंने एमसीक्यूज आपसे पूछे थे उसका आंसर ये रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री प्लान्स टू बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट बिटकॉइन सिटी। तो विश्व का पहला बिटकॉइन सिटी कौन बनाने जा रहा है? एल सेल्वाडोर। उसके बाद स्पॉटलाइट इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है? दिस इज रिलेटेड टू एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। फिर मैंने आपसे पूछा था सिडनी डायलॉग किससे रिलेटेड है? दिस इज रिलेटेड टू द साइबर सिक्योरिटी। आप में से एक ने इसका जवाब भी दिया था कमेंट थ्रेड में, तो उनके लिए तालियां। बाकी लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए। आज 5 सवाल पूछूंगा मैं आपसे। रिसेंटली सीन इन द न्यूज HD 82139b, ये क्या है? ये एक अंडमान का वोल्केनो है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो अभी तक हम 7 सवाल कर चुके थे, आज 5 मिला के हो जाएंगे 12। 8वां सवाल ये रहा आपके लिए, SDG अर्बन इंडिया इंडेक्स से रिलेटेड है। आई होप आप इसको कर लेंगे अगर आपने सेशन अच्छे से देखा है शुरुआत से। 9th, एक्सरसाइज दोस्ती, ये एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है किन देशों के बीच में? तो ये आपको ध्यान रखना है, एक्सरसाइज वगैरह भी पूछे जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग गेव रानी टाइटल टू गैदनीलियो, किन्होंने दिया था? बताइए। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान प्रश्न है। और ये थोड़ा सा टेढ़ा प्रश्न आ गया। इंडिया US की ट्रेड पॉलिसी फॉर्म अभी रिलीज हुई है, उससे रिलेटेड मैंने सवाल बनाया है। इसको आप देखिए, आराम से पढ़िए, बहुत ही लंबा सवाल है। वीडियो को पॉज कीजिए और फिर अपना आंसर देने की कोशिश कीजिए। उसके बाद किस स्टेट असेंबली ने अभी जो एक बिल पास किया है टू रिपील 2 लॉज दैट वर क्लियर्ड लास्ट ईयर बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू सेट अप 3 डिफरेंट स्टेट कैपिटल्स। तो उस कानून को, उस बिल को जो पिछले साल उन्होंने लेके आए थे, उसको रिपील करने के लिए एक बिल पास किया है। तो ये कौन सा स्टेट ने ये किया है, आप बताइएगा ज़रूर, राइट। चलिए, पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज ऑन है दोस्तों, एनरिच कंटेंट है, आइए एनरोल कीजिए। साथ ही साथ UPSC की बहुत अच्छी अच्छी ऑनलाइन कोर्सेज हैं। सिविल तपस्या का पोर्टल है, आप ही लोगों के लिए बनाया गया है, इसका पूरी तरीके से लाभ उठाइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, हम मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।